हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे ग्रुप डी साइंस सीरीज का आज हमारा 30वां वीडियो है, जो कि 99 सेट में 2022 में एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का। जो कि आपका रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें साइंस के सवाल चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से आपका ये सेट आपका काम देने वाला है। तो ये आपका 1 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। 1 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का लेवल 1 का आपका प्रश्न है। तो इसमें हम लोगों ने 25 सवाल साइंस के शामिल किए हैं, जो कि उस शिफ्ट से लिए गए हैं। तो अगर आप चैनल में अब तक नए हैं तो ज़रूर आप चैनल में जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपके सामने, चलिए पहला मुलाकात आपका न्यूमेरिकल से ही है। पहला सवाल कहता है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो 96 मिली एम्पियर की धारा उसमें से होकर बहती है, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है विभव यानी भी दिया हुआ है 24 वोल्ट, और उसके बाद आई आपका क्या दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है 96 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर जो 96 में है, इसको आपको मिली को साधारण एम्पियर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको आर निकालना है। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। इससे आपका आर का मान क्या निकल जाएगा, तो V बटे आई। अब देखिए V बराबर क्या है, तो 24, और ये क्या है, तो ये है आपका 96 गुनी 10 के पावर -3। तो 24 चौकी आपका हो जाएगा 96, 10 के पावर -3 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 के पावर 3, यानी 10 में 3 जीरो, और ये हो जाएगा 4। अगर आप इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, 4 पचे 20, और ये आपका इतना। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका आंसर जो आपका आ रहा है वो 250 ओम के करीब आ रहा है। अब 250 ओम तो हमारा आ गया है, लेकिन अब हम लोग मिलाते हैं तो क्या क्या इसका आंसर वाकई में इतना है, ये हम लोग को देखना चाहिए। 250 ओम तो मिलाते हैं इसका आंसर, तो सही जवाब इसका 250 ओम बिल्कुल है। तो ये ओम का नियम से आपका पहला सवाल था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने रहा ये सवाल यहाँ कहता है कि मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। यानी शल्की उपकला यानी शल्क किसमें नहीं होता है। एक क्या कह सकते हैं कि मान के चलिए जितना भी अंग होता है, तो कोई भी अंग के अंदरूनी हिस्से में क्या होता है कि एक अस्तर होता है। त्वचा कह सकते हैं, त्वचा के जैसे हमारा मुंह के अंदर भी एक अस्तर होता है। आप जब कोई गर्म चीज़ खा जाते हैं तो वो अस्तर आपका उचट जाता है, ऐसा भी आपका होता है कभी कभी। तो किसमें वैसा अस्तर नहीं होता है, शल्की अस्तर, ये आपको बताना है। त्वचा, मुख, वृक्क नालिकाएं या ग्रसिका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो वृक्क नालिका। वृक्क नालिका में ऐसा कोई अस्तर नहीं होता है। अगला सवाल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। O2, केवल SO2, SO2 और SO3 दोनों, या केवल SO3। तो यहाँ फेरस सल्फेट की बात की गई है। तो फेरस सल्फेट के विघटन के टाइम में कौन कौन सी गैस निकलती है, तो SO2 और SO3 दोनों। तो चलिए इसका हम लोग अभिक्रिया भी बनाते हैं। तो फेरस सल्फेट होता है आपका क्या, तो फेरस सल्फेट होता है FeSO4। अब यहाँ Fe का निर्भर करता है कि कौन सा Fe अब हम लोग लिए हैं। अगर यहाँ हम लोग Fe वह Fe लिए हैं जिसका ये 2+ आयन बनता है, तो सूत्र ये होगा। और अगर Fe का 3+ वाला अगर हम लोग लिए हैं आयन जिसका 3+ आयन बनता है, तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा Fe2 और SO4 3, ऐसा हमारा बनेगा। तो जो भी हो, जब दोनों में से किसी को भी अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहाँ जो SO4 है, तो SO4 का SO3 और SO2 और साथ में Fe2O3, ये आपका बनेगा। तो इस प्रकार हमारा कौन कौन सा गैस बन रहा है, तो दोनों गैस बन रहा है। यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, और साथ ही साथ इसे हम लोग कह सकते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, SO2 और SO3 दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों। अगला प्रश्न सवाल है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा। ये सवाल देखिए, मोटाई के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, समान रूप से विभाजित या समान। यहाँ गौर करने का बात यह है कि यहाँ क्या पूछ रहा है।
यहाँ जो सवाल हमसे पूछा है कि मान लिया जाए प्रतिरोध है, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस प्रकार से। अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो विभवांतर का क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ आप V वोल्ट से जोड़ दिए, तो यहाँ आपका विभवांतर प्रतिरोध में जैसे यहाँ से आपका वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका समान तो नहीं होगा। आपको भी पता है यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 श्रेणी क्रम में आपका यही होता है। तो वोल्टेज आपका बढ़ता है। अब देखिए प्रतिरोध के हिसाब से बटेगा कि मोटाई के हिसाब से कि समान रूप से बटेगा। हालांकि समान रूप से तो बटने से रहा, तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा समान तो नहीं होगा। ये होगा प्रतिरोध के आधार पर। किस आधार पर? प्रतिरोध के आधार पर। अगर ये प्रतिरोध ज़्यादा है तो वोल्टेज यहाँ अलग होगा, कम है तो अलग होगा, यानी प्रतिरोध के आधार पर वोल्टेज का बंटवारा होगा। और यही चीज़ आपको गौर करना चाहिए। अगर हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते तो वोल्टेज आपका सब में आपका भी रहेगा, वोल्टेज समान रहता है पार्श्व क्रम में, और श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल कहता है कि खाली जगह हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, यानी अल्काइन। अब अल्काइन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक कार्बन लिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिए और एक कार्बन लिए, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लिए, इधर एक हाइड्रोजन लिए। अब इसका नाम आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो नाम जब आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि ये कार्बन हुआ 1 और ये कार्बन हुआ 2। 2 के लिए क्या होता है? तो 2 के लिए होता है एथ। और अल्काइन के लिए क्या जुड़ता है? तो आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एथाइन। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला मेंबर कौन सा हो जाएगा एल्काइन का? तो वो हो जाएगा आपका एथाइन। तो इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए। तो सही जवाब बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है तो उसमें अपशिष्ट उत्पाद कौन सा बनता है, ये आपको पता लगाना है। तो वो उत्पाद कौन सा है अपशिष्ट? वो उत्पाद ऑक्सीजन है। लेकिन ये ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद तो है ही, फिर भी यह हमारे लिए प्राणवायु है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का जो निकलना अपशिष्ट उत्पाद भले है, लेकिन ये हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है। यानी हमारे लिए यह मेजर ही है, समझिए। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में यह मेजर प्रोडक्ट नहीं है, यह एक माइनर प्रोडक्ट है। और प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है ये आपको पता होगा। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और साथ में सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसके साथ क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनाते हैं? ऊर्जा। तो यही वह अभिक्रिया है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रकाश की मौजूदगी में होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Mg, Cl, Al या S? अब देखिए विद्युत ऋणात्मक क्या होता है ये भी आपको बताएं। मान के चलिए आपके पास कोई तत्व है, तो जैसे आपके पास सोडियम या मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो 12 है। इसे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 2, 8 और 2 लिखेंगे। क्लोरीन का लिखेंगे 17, तो इसका क्या लिखेंगे? 2, 8 और 7 लिखेंगे। एल्युमिनियम का 13 है तो लिखिएगा 2, 8 और 3। सल्फर का 16 है तो लिखिएगा 2, 8 और 6। अब यहाँ पर बात यह है कि विद्युत ऋणात्मक का मतलब कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए ये Mg क्या करेगा? ये Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बात यह है कि किसको सबसे ज़्यादा जल्दी है लेने का, कौन जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है? वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। जिसको 1 चाहिए वो आसानी से किसी से भी मांग सकता है। 2 वाले के लिए 2 वाले के पास ही जाना पड़ेगा, और अगर किसी को 1 चाहिए
किसी को अगर एक चाहिए और किसी के पास दो है तो वो तुरंत में अपने आप को डबल कर लेगा और कहेगा कि ठीक है हम लोग दो हो जाते हैं, आप दो दे दीजिए। यानी इसके पास बहुत तरह का सुविधा है, ये किसी से भी कंबाइंड कर सकता है। इसका मतलब आपका यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑप्शन बी वाला क्लोरीन है। इनमें से अगला प्रश्न आपके सामने सवाल कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर इंगित होता है? अभिक्रिया की परिस्थितियां, उत्पाद, अभिकारक, विलायक। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तरफ होता है अभिकारक या अभिकर्मक, फिर इधर तीर होता है और उसके बाद इधर क्या बनता है? तो उत्पाद होता है। तो तीर का सिरा किस ओर होता है? तो ये उत्पाद की ओर होता है। तीर का अगला सिरा उत्पाद की ओर, तो इसलिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। और अभिक्रिया की परिस्थितियां तीर के ऊपर होती हैं। अगला सवाल, मोटर के आर्मेचर में घूर्णन की दिशा। मोटर के आर्मेचर में घूर्णन की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। तो जो विद्युत मोटर होता है उसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है। आपको याद रखना है, यह आपका बाएं हाथ का नियम किस में लगता है? तो आपका लगता है विद्युत मोटर में। और फिर दाएं हाथ का नियम किस में लगता है? तो ये लगता है आपका विद्युत जनित्र में, यानी विद्युत जनरेटर में आपका लगता है। तो ये दोनों के दोनों फ्लेमिंग के हाथ के नियम ये अलग अलग हैं। विद्युत मोटर में आपको ये याद रखना है कि विद्युत मोटर में हम लोग क्या देते हैं? करंट, और इधर से क्या निकलता है? तो ऊर्जा। और यहाँ हम लोग देते हैं ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा, और यहाँ क्या निकलता है? तो निकलता है आपका करंट यानी विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार दोनों में फर्क है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। सवाल कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके खाली जगह के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। केवल रासायनिक गुण, केवल भौतिक गुण, रंग, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों। तो परमाणु द्रव्यमान के साथ कौन से गुणों को लेके वो व्यक्ति चले? तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों को लेके चले और दोनों के हिसाब से तत्वों का परीक्षण किया और तत्वों का वर्गीकरण भी किया। अगला प्रश्न, सवाल कहता है एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला, उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह के से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन करिए। ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं उपभोक्ता होते हैं। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। जीव का पोषी स्तर जितना भिन्न होता है उसमें उतनी कम ऊर्जा होती है। खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। अब बात यह है कि इसमें से गलत कौन है? तो गलत इसमें से कौन है? यहाँ देखिए, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये बात गलत है। पोषी स्तर अगर निम्न भी है तो उसमें बहुत ऊर्जा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आपका पौधे में है। तो बात यह है कि इसका तो लो लेवल है, फिर भी इसमें ऊर्जा है। यही बात आपका गलत है, बाकी बातें सही है। आहार श्रृंखला और पोषी स्तर से सवाल बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इसमें उपभोक्ता कौन होते हैं? तो उपभोक्ता जो यूजर होते हैं यानी पौधों के यूजर। उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक पौधे होते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वायुमंडल से ऊर्जा को खाने के रूप में बनाते हैं। अगला सवाल, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं, जिसे पक्षमाभिपा या सीलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। उस जीव का नाम बताइए। यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम या जू। तो वह कौन सा जीव है जो इस प्रकार से भोजन करता है सीलिया से? तो सही जवाब क्या है? तो पैरामीशियम। इसका सही जवाब पैरामीशियम है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? क्वथनांक यानी आपका हो जाएगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl। अब देखिए, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा होगा उसका भी एक कारण होगा। तो यहाँ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सर्वाधिक है। कैसे, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। इसे आप लिखिएगा तो हो जाएगा 2, 8 और 2। और उसके बाद ऑक्सीजन 2, 8, 8, 2 होगा। यानी कैल्शियम का बाहरी कक्षा में कितना है? तो 2 है। ऑक्सीजन का होता है 8, इसका हो जाएगा 2 और 6, यानी इसका बाहरी कक्षा में कितना है? यानी इसको, यानी ये बाहरी कक्षा को छोड़ दीजिए, यह 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। अब देखिए इस प्रकार दो दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग से बनता है आपका क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, तो आयनिक यौगिक। हालांकि ये सभी भी आयनिक यौगिक है, लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग बनता है दो दो इलेक्ट्रॉन का, बाकी में आपका इसमें एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग बनता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें भी बनता है, लेकिन क्लोरीन आपके डबल डबल यानी फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दो दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग होने की वजह से इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल यहाँ कहता है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए CD प्रतिबिंब बनाता है, तो उपकरण X क्या है। कहने का मतलब ये आपका AB है और ये आपका CD है, यानी बड़ा हुआ प्रतिबिंब बना रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब वैसा जगह में बन रहा है, क्या है, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो भी हम लोग देखते हैं और इसे फोटो भी बनाएंगे हम लोग। कहता है अवतल दर्पण। चलिए बना कर आपको बताते हैं। अगर ये अवतल दर्पण अगर होगा तो इस प्रकार से होगा, और अगर इसे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम लोग रखते हैं इसे, तो क्या होता है कि जब समांतर आता है तो समांतर वाला फोकस से होता हुआ भागेगा, और अगर आपका सी का दिशा में अगर जाएगा तो सी का दिशा में जाने वाला किरण क्या होता है, जैसे आया वैसे ही चला गया। अब देखिए इधर तो किरण मिलने से रहा, इधर बढ़ाइएगा तो इधर बढ़ाने पर ये किरण आपको जरूर मिलेगा, और जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। अब देखिए कि यह प्रतिबिंब आपका बड़ा बन रहा है, बिल्कुल बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार सीधा भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है। तो यही है हमारा कौन सा दर्पण, तो ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। प्रकाश का प्रकीर्णन से कौन वर्णित नहीं होगा, ये आपको बताना है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग। तो देखिए सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। खतरे में लाल रंग का सिग्नल ये भी है। आसमान का नीला रंग ये भी है। तारों का टिमटिमाना ये क्या है, तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है इसका कारण। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका आसमान का तारे का टिमटिमाना। तो इस प्रकार इसका वजह ही आपका अलग हुआ, तो वही आपका जवाब होगा। सही जवाब क्या है, तो सही जवाब तारों का टिमटिमाना। अगला सवाल कहता है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 अनुपात V2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी 6 वोल्ट और 9 वोल्ट का बैटरी के साथ जोड़ा गया है, बस आपको अनुपात निकालना है। हो सकता है इसका आपको एकदम सीधा आंसर दिखे, बिना किसी तरह का कोई दिक्कत के, और सीधा आंसर आपके पास है भी। देखिए इसमें आपका कह क्या रहा है, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट V1 और V2। तो 6/9 भी आप कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3। तो इस सवाल में आपका कुछ है नहीं, जवाब पहले ही आपको रिवील कर दिया गया ताकि आपको भी पता चल जाए। अगला सवाल, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है और उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। अब यह विलयन क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा पाउडर, टेल्कम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या साधारण नमक। तो उसमें क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर देती है डिटर्जेंट के स्थान पर और उसका कपड़े का रंग क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। यह वही ब्लीचिंग पाउडर है जिसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने एक समीकरण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। अब दी गई अभिक्रिया क्या नाम है, ऊर्जा रूपांतरण, श्वसन, पाचन या उपापचय। तो आप भी जानते हैं कि यह अभिक्रिया शरीर की कोशिकाओं में होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और इसी अभिक्रिया से हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है, और इसलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखिए ये सवाल 11वां क्लास से है, 10वां क्लास में ये सवाल बिल्कुल नहीं है। 11-12 में ही आपको ये सवाल का चर्चा है। जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो पीढ़ी 2 में
फेनोटाइप, किस प्रकार का फेनोटाइप का अनुपात मिला, यानी किस प्रकार के पौधे मिले, कितने लंबे, कितने बौने, कितने झुर्रीदार, कितने गोल, इस प्रकार से। तो इसका अनुपात ना आपको याद रख लेना है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें हम लोग डिटेल अभी नहीं जाएंगे। इसको आपको याद रख लेना है कि इसका अनुपात क्या है, कि इसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। ये लंबा वाला है, बाकी इससे आपका और सवाल नहीं पूछा जाएगा, खास करके 2 लक्षणों वाले पीढ़ी 2 के फेनोटाइप से यही एक सवाल पूछता है। अगला सवाल, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, स्टैनली मिलर या जे.बी.एस. हल्दाने। तो अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है, यह बात किसने सुझाव दिया? तो जे.बी.एस. हल्दाने ने यह सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। अगला सवाल कहता है, यह भी तथ्यात्मक है, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? यानी एटीपी को तोड़ेंगे अगर पानी से, तो कितना ऊर्जा निकलेगा? 37.2 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल, 31.5 किलो जूल पर मोल, 35.6 किलो जूल पर मोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलेगा अगर पानी से तोड़ेंगे एटीपी को। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हो, तो चालक किस दिशा में बढ़ेगा? अब देखिए, यहाँ आपका किस दिशा में आपका बढ़ सकता है, इसमें आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा आपका बह रहा है, तो चालक किस दिशा में बढ़ेगा? यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का आपका प्रयोग करना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपके सामने तीन अंगुलियां होती हैं। अगर एक अंगूठा, अगर इसे हम लोग मान लें और एक हम लोग तर्जनी हम लोग माने, एक मध्यमा माने और एक तर्जनी माने, तो इसमें क्या होता है कि मध्यमा में क्या बहता है? तो मध्यमा में बहता है धारा। और उसके बाद अंगूठा में क्या होता है? तो अंगूठा की तरफ लगता है बल, यानी चालक की गति। इधर आपका क्या हो जाएगा? चालक की गति। और इसमें धारा तो एक में हुआ, और उसके बाद जो आपका तर्जनी अंगुली है वो क्या बताता है? तो वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो आपको अपने हाथ की बाईं हाथ की अंगुलियों को लंबवत फैलाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि लंबवत फैलाने के बाद आपको चुंबकीय क्षेत्र मतलब तर्जनी को करना पड़ेगा किस ओर? तो पश्चिम की ओर। तर्जनी को करना पड़ेगा पश्चिम की ओर, और उससे क्या होगा? उसके बाद आपका जो चालक की गति, ये धारा जो है उसको पूरब से पश्चिम बहाना पड़ेगा, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी आपका अंगुली में आपका बहेगा धारा। तो जब पूरब से पश्चिम की ओर बहेगा तो आपका अंगूठा जिस दिशा की ओर सूचित करेगा वो आपका होगा। तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो अंगूठा आपका नीचे की ओर जरूर सूचित करना चाहिए। हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब बिल्कुल नीचे की ओर सूचित करेगा। आप इसे अंगुली से ही अपना सेट करें तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ फिगर में थोड़ा बताना बगैर 3D के थोड़ा दिक्कत जरूर है, इसलिए थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 91। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी? दोनों बातें आपको निकालनी है। पहले आंसर ही देख लेते हैं आराम से, और उसके बाद इसे हल करके एक तरह से साबित करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आराम से इन सवालों को हम लोग लिखें। सवाल यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी 16, यानी f बराबर हो जाएगा आपका -16। यहाँ u बराबर हो जाएगा आपका -24। अब आपको v निकालना है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। तो इससे आप 1/v बराबर निकालिएगा 1/f - 1/u। तो 1/f का मान क्या है? 1/-16। यहाँ माइनस और u भी माइनस, तो प्लस कर दीजिए 1/24। अब इसे आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। क्या बच रहा है? -1/48। ये है 1/v। अब देखिए इस प्रकार v का मान आपका क्या निकल गया? -48। अब उसी ओर बन रहा है, इसका मतलब आपका उल्टा बन रहा है। अब देखिए आवर्धन कितना है? m = v/u हो जाएगा, यानी कितना गुना बनेगा आपको पता चल जाएगा। तो v आपका क्या है? तो 48 माइनस में u आपका क्या है? तो u आपका है 24 माइनस में।
अच्छा, ये माइनस में आपका होता है तो एक माइनस दिखेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, 24 दूनी 48 यानी 2 सेंटीमीटर माइनस दिखा यानी उल्टा बना, और 2 सेंटीमीटर यानी दोगुना बना। यहाँ 2 सेंटीमीटर नहीं, ये दोगुना निकला, तो 1 का दोगुना क्या होता है, तो 2 होता है। इस प्रकार हमारा आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रहता तो ये क्या बनता, 8 बनता, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पर गुना में आपका निकलता है। तो इस प्रकार आपका जवाब क्या होगा वो आपको पता चल चुका है। आपको दर्पण सूत्र से ये सवाल बनता हुआ नजर आएगा। अगला और शायद आज का आखिरी सवाल है 25वां। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त में कितना का अंतर होता है। तो अंतर तो आपको पता है कि 2 मिनट का होता है, लेकिन 2 मिनट पहले डूबता है, 2 मिनट बाद में डूबता है, ये आपको देखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 2 मिनट बाद, यानी आभासी वाला सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट बाद होता है। वास्तविक सूर्यास्त यानी सूरज डूब जाता है लेकिन 2 मिनट तक दिखते रहता है, ये है इसका मेन चीज। तो सुबह के टाइम भी 2 मिनट, शाम के टाइम भी 2 मिनट, इस प्रकार हमारा कितना मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट। जबकि चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट ही लगते हैं, ये 4 मिनट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 घंटा। इसलिए हमारा दिन कितना घंटा का होता है, तो 24 घंटा का माना जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा यह वीडियो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, ताकि आपको आने अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।